अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। इस सेशन में बहुत सुस्ती रही, मैं ये काम कर ही नहीं पाया। चलें, जितना टाइम बचा कोशिश करते हैं कुछ। आप एज अ स्टूडेंट अगर एवरेज भी हैं या बिलो एवरेज भी हैं या चीते चीतियां भी हैं, और अगर तैयारी अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, पेपर के लिए तैयार है कि नहीं, ये दिल में पता चल जाता है। नहीं चलता? चल जाता है। जो वक्त जाया कर रहा होता है ना, उसको पता चल जाता है, और जो पढ़ रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, उसको भी अंदाजा हो जाता है। अगर किसी काम के बारे में, जैसे स्टूडेंट की मिसाल दी है, तो अगर कोई पूछे जी अच्छा स्टूडेंट कौन होता है, मतलब जस्ट वन वर्ड या इस तरह से, तो उसमें हो सकता है टीचर कहे जो रेगुलर हो। अच्छा, अब रेगुलर हो और क्लास में पढ़ता ही ना हो तो क्या फायदा रेगुलर होने का? रेगुलर हो, होमवर्क ही ना करता हो तो क्या फायदा रेगुलर होने का? फिर सिर्फ यही कह दिया कि रेगुलर हो, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रेगुलर हो ले, बाकी सारी अच्छाइयां उसके साथ जुड़ जाएंगी पूरी। रेगुलर होगा तो फिर होमवर्क भी करने लग जाएगा, रेगुलर होगा तो जब टाइम पे बैठ ही रहा होगा तो फिर सुनने भी लग जाएगा, रेगुलर होगा तो फिक्र भी बनने लग जाएगी, तो रेगुलर हो। अच्छा, इसी तरह ये कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट फेल हो रहा है या पता नहीं पास होता है कि नहीं होता? दिल में फीलिंग आ जाएगी, यानी वो चीज जो बस वन लाइनर करके अगर समझानी हो। तो एक मुस्लिम 6516 सैयदना नवाज बिन समान अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे इखलाक का नाम है। ये जब इखलाक अच्छा होता है ना, तो बाकी सारी नेकियां इससे जुड़ी होती हैं, और जिसका इखलाक अच्छा नहीं होता ना, तो फिर वो नेकियों की तरफ चांसेस बहुत कम बनते हैं। तो नेकी अच्छे इखलाक का नाम है। और आप मुझ समेत कोई हमें गुनाहों की लिस्ट ना भी देना, फिर भी एक लिटमस टेस्ट। और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे ना गवारो, मतलब ना चाहे कि लोग उससे बाखबर हो। यानी अगर गुनाहों की लिस्ट नहीं भी हो ना आपके पास, तो दिल में ये हरकत खटकेगी और दिल में एक फिक्र आएगी कि किसी को पता ना चले, तो इसका मतलब वो अच्छा काम नहीं हो रहा है। खासतौर पर जो हॉस्टल के बच्चे हैं ना, ये ऐसी हरकतों में अगर पड़ जाए जिनको लग रहा है कि नहीं अब्बू को ना पता लगे, तो इसका मतलब ये काम गड़बड़ है। सवाल एक सवाल होमवर्क दिया था। अच्छा, एक रिकंसिलिएशन का ना सवाल मैंने पूरा करना है। मैं वो पूरा कर लूं फिर करता हूं होमवर्क डिस्कस। कॉस्ट के वेरिएंसेस सारे हो गए थे कल, उसके मैंने 2 सवाल भी बोर्ड पे कर दिए थे। सेल के वेरिएंसेस, ये टॉपिक शुरू यहां से किया था। वेरिएंस के फार्मूले याद आपने करने हैं, वो आपको ही करने पड़ेंगे, या किसी को बुला के बोर्ड पे लिखवा लें, कर लेना ऐसे। है आज हो जाए ऐसे, लिख लें बोर्ड पे लिखवा लें। चलिए कल लिखवाता हूं, कल बोर्ड पे लिखवाता हूं फार्मूले। वेरिएंस के फार्मूले करने पड़ेंगे याद आपको। कॉस्ट के वेरिएंसेस बता दिए, अब बताने लगा हूं सेल के वेरिएंसेस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और इसका कॉन्सेप्ट यह है कि जितने किलो एक्चुअली खरीदे, इतने रुपए का किलो होना चाहिए था, इतने रुपए का किलो मिला। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल, जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसका अगर प्राइस वेरिएंस निकालना हो, ये था मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, जितने एक्चुअली किलो खरीदे, इसमें क्या होगा, जितने यूनिट्स एक्चुअली बेचे। 1
किलो कितने का होना चाहिए था, 1 यूनिट कितने का बिकना चाहिए था, माइनस एक्चुअली 1 कितने का बिका, ये सेल प्राइस वेरिएंस है। लेकिन ये जो पिछले वेरिएंसेस थे ये बुजुर्गों ने फार्मूले ये सोच के बनाए हुए थे कि फेवरेबल एडवर्स पहचानने में आसानी हो, तो आंसर पॉजिटिव आए। तो सेल्स में फेवरेबल क्या है, जितने का सोचा था उससे महंगा बेचा या सस्ता बेचा, महंगा बेचा, ये फेवरेबल बात है। तो फार्मूले में एक्चुअल प्राइस यहां आएगी। कॉस्ट्स के वेरिएंसेस में स्टैंडर्ड इधर, एक्चुअल इधर आता था, सेल में एक्चुअल इधर, स्टैंडर्ड इधर, और ये क्या चीज हुई, एक्चुअल टोटल सेल्स फॉर द ईयर। तो पेज पता नहीं कौन से पे आ जाए, 182 के टॉप पे, 182 के टॉप पे सेल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी सेल को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई किया हुआ है और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। पेज 182 के टॉप पे सेल प्राइस वेरिएंस। हाँ जी, पेज 182 सेल प्राइस वेरिएंस। ओके चलिए अगला समझाता हूं। जब मैंने वेरिएंस शुरू किया था ना, तो बात शुरू हुई थी यहां से कि साल के शुरू में इतना प्रॉफिट कमाने का बजट किया था, जबकि साल एंड हुआ तो जो एक्चुअल प्रॉफिट कमाया ये इससे डिफरेंट था, और इस डिफरेंस को ही हम लोग ढूंढ रहे थे। ये डिफरेंस सेल्स के फर्क की वजह से होगा या कॉस्ट के फर्क की वजह से होगा। कॉस्ट में आगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर आगे क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, ये जो सारा कुछ था ये वेरिएंस एनालिसिस है। अगर हमने साल के शुरू में सोचा था कि 5000 यूनिट्स हम बेच लेंगे, जबकि असल में सिर्फ 4000 यूनिट्स बेच सके, अब तक हमने जितने भी कॉस्ट के वेरिएंसेस निकाले वो किन यूनिट्स को सामने रख के निकाल रहे होते हैं, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई। हर कॉस्ट वेरिएंस में यही बात कर रहे थे कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने किलो लगने चाहिए थे, कितने आवर्स लगने चाहिए थे, कितने आवर्स लगे। तो अब तक जितने कॉस्ट वेरिएंसेस थे वो सब किसको सामने रख के निकाल रहे थे, एक्चुअल प्रोडक्शन। यानी इस मिसाल में बात करें तो 4000 यूनिट्स, और अभी जो सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला बताया उसमें भी कौन से यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 4000। तो अब तक जितने वेरिएंसेस पढ़े यानी जितने डिफरेंसेस के रीजंस ढूंढ लिए वो सब बेस्ड है इन 4000 यूनिट्स पे। सेल प्राइस वेरिएंस के फार्मूले में भी ये 4000 लिखा हुआ है, और कॉस्ट वेरिएंसेस के सारे फार्मूलों में इसी को बेस बनाया हुआ था। तो क्या बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में फर्क सिर्फ सेल प्राइस महंगी सस्ती होने और खर्चे कम ज्यादा होने की वजह से आया? फिर 1000 यूनिट्स भी तो कम बिके। अब तक कोई वेरिएंस ऐसा नहीं पड़ा जिसमें इन 1000 यूनिट्स का कवर होता। अब तक सारे वेरिएंसेस कौन से निकाले, 4000 यूनिट्स को सामने रखते हुए, जबकि प्रॉफिट के फर्क की वजह यह भी है कि 1000 यूनिट सोच से कम बिके। तो इनके लिए भी एक वेरिएंस निकाला जाता है, उसको कहते हैं सेल वॉल्यूम वेरिएंस, जिसमें इन 1000 यूनिट्स को, 1000 कैसे, बजटेड का और एक्चुअल का, इनके फर्क को अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो कुछ और मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करते हो तो देखिए कुछ और मल्टीप्लाई हो रहा है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस के दोनों फार्मूले देख लें। अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, और अगर मार्जिनल फॉलो करता है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इस वेरिएंस के निकालने से ये 1000 यूनिट्स का फर्क भी कवर हो जाएगा। तो वेरिएंस एनालिसिस कॉस्ट के तो पहले खत्म कर दिए थे, ये दोनों सेल से रिलेटेड हैं। और एग्जांपल नंबर क्या, ये 8 कर दें सॉल्व, एग्जांपल 8 सॉल्व कर दें।
सवाल सबको कहता हूँ यार करने को, ये जो स्क्रीन के पार बैठे होते हैं वो भी, और जो स्क्रीन से जस्ट आगे बैठे होते हैं वो भी, सबको कह रहा हूँ। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल में से मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए चारों माइनस करेंगे। चलें, कर रहे थे तो हो गया होगा। बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में फर्क ढूंढना ही वेरिएंस एनालिसिस था, और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेल वेरिएंसेस सारे कर लिए। कैसे पता चले कि वाकई हमने सारे फर्क ढूंढ लिए हैं, बस वही वेरिएंसेस ही हैं जो हमें पता लग गए? इससे वो वेरिएंस प्लस माइनस करके अगर आंसर ये आ गया तो इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन। अगला पेज पे देखें, पेज 183। इसमें देखें रिकंसिलिएशन बनी हुई है। अगर आपसे सवाल में रिकंसिलिएशन पूछी जाए, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या मसला है? क्या करना था बेटे? अगर सवाल में रिकंसिलिएशन पूछी जाए तो उसका फॉर्मेट देखें, स्टार्ट किससे हो रहा है? बजटेड प्रॉफिट, और उसके बाद सारे वेरिएंसेस लिस्ट डाउन कर दिए जो जो कैलकुलेट किए, और इन सब का एंड पे आंसर एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा इंशाल्लाह। और इस लिस्ट में देखें सेकंड लास्ट लाइन, पहले बता दिया था, दोबारा बोल्ड करके लिख दिया मैंने, क्या? कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्प्शन में होता है, मार्जिन में होता ही नहीं है। ये होती है रिकंसिलिएशन। अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले काम ये करते हैं कि इसी पेज पे नीचे मैंने एक डब्बा बनाया हुआ एग्जाम नोट्स का, नजर आ गया? इसमें से आप पॉइंट 1 पढ़ लें, मैं कल बता चुका, पॉइंट 1 पढ़ लें। हाँ जी, तो स्टैंडर्ड कार्ड बनाना होगा। अच्छा, फिर आप पढ़ लें पॉइंट नंबर 4, ये भी अभी कुछ देर पहले बता चुका। पॉइंट 4, ओके। पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें, ये पहले कभी बता चुका हूं। पॉइंट 3, उसमें अंग्रेजी भी पढ़नी है। हाँ जी, ठीक है। ये जो ऊपर रिकंसिलिएशन बनी हुई है, इसमें मैंने ये तो लिखा ही नहीं कि ये वेरिएंसेस प्लस करना है कि माइनस करना है। पॉजिटिव नेगेटिव को एज इट इज लिख देना है। वैसे अगर याद करना हो तो फेवरेबल को ऐड, याद करने की हद तक ठीक है, लेकिन आसान बात यह है कि जो जैसे निकला हुआ वैसे लिख दें। और ये बात मैंने आपको पॉइंट नंबर 6 बता दिया। ये भी ओके?
चलिए अब सवाल की एक टेक्निकल बात बताता हूं। स्टैंडर्ड कार्ड कब बनता है? साल के शुरू में, और वो होता है 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट के लिए हमारा स्टैंडर्ड के कितना कितना खर्चा लगना चाहिए। बजट कब बनाते हैं? वो भी साल के शुरू में। तो अगर बिजनेस बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहा है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, तो उसमें फिगर्स कैसे कौन सी यूज करेगा? ये स्टैंडर्ड कार्ड वाली ना। देखें, बजटेड इनकम स्टेटमेंट है कि इतने यूनिट्स बेचेंगे, तो कितने का एक बेचेंगे? जो स्टैंडर्ड कार्ड में सोचा हुआ है। कितने का मटेरियल लगेगा, कितने का लेबर लगेगा, जो स्टैंडर्ड कार्ड में सोचा हुआ है। तो बजट स्टैंडर्ड कार्ड को यूज करके ही बनता है। तो सवाल में कभी ऐसे हो सकता है कि स्टैंडर्ड कार्ड बनाने का डाटा देने की बजाय वो बजटेड इनकम स्टेटमेंट दे दे। तो अगर उसमें से हम पर यूनिट चीजें निचोड़ लें तो स्टैंडर्ड कार्ड बन जाएगा। ये नोट 2 में लिख के दिया हुआ मैंने, नोट नंबर 2 देख लें। हाँ जी, नोट 2 पढ़ लिया। क्या रह गया? हाँ, 7 पढ़ के देखें। 7 पढ़ के देखें, आधी बात समझ आ गई तो फिर बाकी भी उसके मुताबिक ही है। हाँ जी, इसमें शायद ये कहना चाह रहा है कि वो जो ऊपर रिकंसिलिएशन में लास्ट लाइन नजर आ रही है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अगर सवाल में क्लियरली पता चल रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस पूछे हुए थे अलग से, तो फिर उन दोनों को लिखेंगे ये वॉल्यूम वेरिएंस की जगह, वॉल्यूम वेरिएंस की जगह उन दोनों को लिखेंगे। और इसी तरह से आगे चल के मैंने एक चीज पढ़ानी है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस के ना 2 टुकड़े होते हैं, एक होता है मिक्स वेरिएंस, एक होता है यील्ड वेरिएंस। तो अगर क्वेश्चन में मिक्स और यील्ड अलग अलग पूछे हैं तो फिर इस फॉर्मेट में मटेरियल यूजेज वेरिएंस की लाइन की जगह वो दोनों लाइनें आ जाएंगी। ये लिखा था मैंने पॉइंट 7 में। बाकी 2 अभी छोड़ दिए। करते हैं सवाल, और आसान सवाल से शुरू कर रहा हूं, आसान तरीन सवाल से कर रहा हूं शुरू। ऑटम 10 होगा एक सवाल, ऑटम 10 एबीसी लिमिटेड, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। चलें, पढ़ लिया होगा। क्या रिक्वायर्ड है? रिकंसिलिएशन और ऑल वेरिएंसेस। तो बस ऑल वेरिएंसेस, सारी वेरिएंसेस निकाल लें।
चूंकि सारे वेरिएंसेस निकालने हैं तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड कार्ड। स्टैंडर्ड कार्ड जरूर बनाया करें। वो जिद्दी बच्चे जिनको लगता है कि सब कुछ सवाल में दिया हुआ है, क्यों सर आप हमें गुमराह कर रहे हैं, क्यों टाइम जाया करवा रहे हैं, फिर भी बनाना है। डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट के लिए 2.5 kg और 1 किलो 50 का 125। डायरेक्ट लेबर 2 घंटे 100 पर आवर 200। वेरिएबल ओवरहेड्स या तो लेबर से लिंक्ड होगा या मशीन आवर से लिंक्ड होगा, तो लेबर से लिंक्ड है इसलिए यही 2 घंटे यहां लिख देंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स, अच्छा फिक्स्ड ओवरहेड्स यहां लिखूं या ना लिखूं, कैसे फैसला होगा? मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन। वेरिएंस के सवालों में ये जानना पड़ता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग बिजनेस फॉलो कर रहा है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कैसे पता चल रहा है इस सवाल में? कहां दोनों लिखे हैं? नहीं तो क्या मार्जिनल बिजनेस के फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होते होंगे क्या? तो फिर कैसे पता चल रहा है कि मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन? तो कैसे पता कि वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है? कैसे पता चल रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो होती है कि मार्जिनल? तो मार्जिनल बिजनेस भी रिकंसिडरेशन कर लेगा। हाँ जी, नहीं है निशानी अंदर। स्टैंडर्ड कार्ड में फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। ये जो पहला टेबल बना हुआ है ये स्टैंडर्ड कार्ड है, लिखा तो है स्टैंडर्ड कार्ड है, और इस लिस्ट के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आ रहा है 10 रुपए, तो मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। मार्जिनल वाले क्यों फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकालेंगे स्टैंडर्ड कार्ड में? तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इसलिए ये फिक्स्ड ओवरहेड की लाइन है। 10 रुपए यहां लिखूं, यहां ये क्योंकि 10 रुपए पर यूनिट है, और चूंकि ये है तो ओवरहेड, इसलिए यही 2 घंटे इधर आ जाएंगे और ये बन गया 5। सेल वेरिएंस भी निकालना है तो उसके लिए हमें ये क्या बना? सेल वेरिएंस भी निकालने हैं तो हमें फिर सेल प्राइस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस के लिए प्रॉफिट भी तो चाहिए। ये हो गया अब कंप्लीट स्टैंडर्ड कार्ड, यहां से बनेंगे वेरिएंसेस। वेरिएंसेस, सेल प्राइस वेरिएंस। हाँ जी, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल। और ये क्या चीज होती है? ये एक्चुअल सेल्स हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स ना नजर आ रहे हो किसी को सवाल में? नजर आ रहे हैं? चलो सही है। तो एक्चुअल सेल्स कितनी? 295 मिलियन माइनस स्टैंडर्ड प्राइस 600 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल 480,000। पॉजिटिव नेगेटिव? सेल वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला बिजनेस है। फार्मूला एक्चुअल क्वांटिटी सेल और बजट क्वांटिटी सेल का फर्क स्टैंडर्ड प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग होती तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन करते। एक्चुअल क्वांटिटी सेल कितनी? 480,000। बजटेड क्वांटिटी सेल कितनी? बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स वो तो बजटेड प्रोडक्शन है। बजटेड सेल्स नहीं, बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, तो बजटेड सेल्स कितनी?
बजटेड सेल्स कितनी, बजटेड सेल्स कितनी, बजटेड सेल्स कितनी, बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स क्यों 5 लाख 500,000 वो तो प्रोडक्शन है। कंपनी मेंटेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंपनी मेंटेन्स 25,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स, तो मेंटेन्स तो फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स भी यही थी और क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी यही थी, तो जितनी प्रोडक्शन है फिर उतनी ही सेल्स भी है, तो बजटेड सेल्स 5 लाख यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना 4। फिनिश गुड्स इन्वेंटरी के बारे में कहा हुआ है कि कंपनी मेंटेन्स, तो फिर कंपनी मेंटेन्स तो फिर हमेशा मेंटेन, इसलिए ओपनिंग फिनिश गुड्स भी 25,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी 25,000, तो प्रोडक्शन सेल्स बराबर। मिड टर्म की पहली पोजीशन है जी रिमिशा इमरान, किधर गई? शाबाश, कोई सही नहीं लिखते मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए जानना होता है कि केस 1 है कि केस 2, तो एक्चुअल मटेरियल किलो परचेज्ड और यूज्ड बराबर है डिफरेंट है, कहीं फर्क पता चल रहा होता तो पता चल जाता, तो बराबर है। केस 1 है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट अब तो मैंने स्टैंडर्ड कार्ड बोर्ड पे भी बना दिया, यहीं से देखना है बस। 50 एक्चुअल किलो, एक्चुअल किलो, एक्चुअल रिजल्ट्स में नजर आएंगे कहीं 950,000 माइनस, और ये सेवन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, फार्मूले आपने करने हैं याद। स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 किलो की 50 एसक्यू। अच्छा, ये जितने भी फार्मूले हैं इनमें एसक्यू और एसएच, इसमें बच्चों को मसला रहता है ये सारी जिंदगी। एसक्यू और एसएच कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, इससे एसक्यू और एसएच निकलता है। स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एसक्यू क्या बन गया? एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? एक्चुअल प्रोडक्शन वो तो सेल्स है। 950 कहां से एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई? एक्चुअल प्रोडक्शन 480,000 तो सेल्स है, तो प्रोडक्शन भी वही है क्योंकि फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन भी 480 ही है। तो एसक्यू क्या बना? 480 इंटू 2.5 माइनस 50 इंटू एक्चुअल किलो 950। ये 950 दिए हुए हैं सवाल में। 12500 पॉजिटिव। लेबर रेट वेरिएंस, केस 1 केस 2, आइडल टाइम कहीं है तो बस फिर केस 1 ही है।
स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट 100, एक्चुअल आवर्स 990, और ये क्या है? नेगेटिव। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 100 एसएच, स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 960,000, 100 इंटू एक्चुअल कितने आवर्स लगे? 990। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, सारा डाटा दिया हुआ है सवाल में, फार्मूले याद करने हैं, उनमें वैल्यूज पुट करनी है। वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट 25। अगर सवाल में ओवरहेड मशीन आर से लिंक्ड हो ना, तो फिर तो इसमें भी आर्स अलग निकालने पे टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये लेबर से लिंक्ड हैं तो निकाले हुए सारे आर्स। एक्चुअल आर्स 990, और ये जी 1250 नेगेटिव। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 25, स्टैंडर्ड आवर्स ये निकाले में लेबर के 960 माइनस 25 इनटू एक्चुअल आवर्स। ये फार्मूले याद ही करने हैं। मैंने शुरू में जो टिप बताई थी वो मुझे तो खैर काम आती है, दोबारा ही बता देता हूं। जब भी हम लोग प्राइसेस या रेट्स का वेरिएंस निकाल रहे हैं, प्राइसेस या रेट्स, तो क्वांटिटी एक्चुअल लेनी, और जब क्वांटिटीज का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो रेट स्टैंडर्ड यूज करना। जब प्राइसेस या रेट्स का वेरिएंस निकल रहा है तो क्वांटिटी एक्चुअल है, और जब क्वांटिटीज का वेरिएंस निकल रहा है तो रेट स्टैंडर्ड है। और दूसरी टिप ये थी कि कॉस्ट के वेरिएंसेस में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है, और सेल के वेरिएंसेस में एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड है। फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर निकालने पड़े तो स्टैंडर्ड रेट, अगर स्टैंडर्ड रेट यूज करना है ये वाला तो इनटू बजटेड यूनिट्स, और अगर ये यूज करना है तो बजटेड आवर्स, जो मर्जी यूज कर ले। चलो ये यूज कर लेते हैं, 10 रुपए पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बन गए 5 मिलियन। 10 रुपए पर यूनिट इनटू 5 लाख यूनिट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं, तो 1 लाख आ गया नेगेटिव। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के दो टुकड़े थे, उन दो में तोड़ने की जरूरत नहीं है, कहा हो तो तोड़ा करेंगे, वरना वॉल्यूम वेरिएंस काफी। फार्मूला अप्लाइड माइनस बजटेड, और अप्लाइड निकालने के लिए अगर रुपीस पर आवर लें तो इनटू एसएच, और अगर रुपीस पर यूनिट लें तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो जिससे मर्जी कर दें। 5 रुपए पर आवर इस्तेमाल करेंगे तो इनटू एसएच, 10 रुपए पर यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो अप्लाइड बन गए
और बजटेड 50 है। अब बनाते हैं रिकंसिलिएशन। Variance is done. Reconciliation. रिकंसिलिएशन स्टार्ट होगी बजटेड प्रॉफिट से। तो बजटेड प्रॉफिट के लिए पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। फिर एक यूनिट बेचते हैं तो स्टैंडर्ड इतने रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, तो टोटल कितने यूनिट्स का बजट सोचा था? 5 लाख। तो 5 लाख इंटू 250 1। अब आगे क्या करें? सारे वेरिएंसेस। सेल प्राइस वेरिएंस कितना? 7 मिलियन पॉजिटिव। सेल वॉल्यूम वेरिएंस 4300 नेगेटिव। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 7500 नेगेटिव। मटेरियल यूजेज वेरिएंस 12500। लेबर रेट वेरिएंस 6 मिलियन नेगेटिव। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस 1250 नेगेटिव। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 750। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस 100 और फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस 200 नेगेटिव। 103। और ये चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं? कैसे? 480 को ये जो नीचे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं बजट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें इनसे। सेल्स मटेरियल लेबर सब कुछ तो दिया हुआ है। एक्चुअल रिजल्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखें। तो ये आ गया एक्चुअल प्रॉफिट और ये आ गए 18 नंबर। आ जाए ऑटम 19 ईएल के नाम से होमवर्क दिया था। हाँ जी, एस्प्रेसो लिमिटेड होमवर्क दिया था, तो करना भी था, किया भी होगा, मसले भी होंगे। नहीं मसले। पॉइंट नंबर 1 में पिछले साल का डाटा दिया हुआ है जिसमें ओएआर है। अच्छा, ये सवाल सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड का था, वेरिएबल का था ही नहीं। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है क्लियरली, कंप्यूट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड एनालाइज इनटू फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स के सिर्फ 3 वेरिएंस निकालने थे, वेरिएबल के नहीं। तो पिछले साल का डाटा दिया हुआ है पॉइंट 1 में, और उसके बाद फिर पॉइंट 3 में बजट का डाटा दिया हुआ है। तो पार्ट ए में पिछले गुजरे हुए साल को सॉल्व करना था और पार्ट बी में अगले बजट के साल से ओएआर निकालना था। तो पार्ट ए में वेरिएंसेस में और
अंडर ओवर अप्लाइड निकालने में मसला किसी का। पार्ट ए। पार्ट बी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालेंगे पहले और बजटेड आर्स से OAR पर आर निकलेगा। यानी पार्ट बी ओवरहेड वाले चैप्टर का सवाल जिसमें आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने थे। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि जो पिछले साल ओवरहेड सोचे थे उनमें चेंज कर लें। क्या चेंज कर लें? एक तो 15% प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो इसका फिक्स्ड ओवरहेड से क्या ताल्लुक? फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं, प्रोडक्शन एंड डिमांड की बात हो रही है। प्रोडक्शन के यूनिट्स बढ़ने की बात हो रही है। यूनिट्स बढ़ जाएंगे तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बढ़ जाएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड में पूछ रहा हूं इसका काम। फिक्स्ड ओवरहेड में मशीन ज्यादा हो जाएंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा हो जाएंगे। भाई फिक्स्ड ज्यादा यूनिट्स बन जाएंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा हो जाएंगे। तो फिक्स किस बात के हैं वो? तो ये 15% फिक्स्ड ओवरहेड्स में नहीं आनी चेंज, 10% आनी है। किसी ने किया भी है या किसी कर रहा हूं डिस्कस? पार्ट बी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने थे तो जो पिछले साल के थे उनको 15% बढ़ा दें। क्यों नहीं? वो तो प्रोडक्शन के 15% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर प्रोडक्शन के साथ ही बढ़ने हो तो फिर तो वो वेरिएबल हुआ करेंगे। तो ये 15% नहीं बढ़ाने, 10% बढ़ाने हैं दूसरे बुलेट पॉइंट में। फिर इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन पहले थी वो तो होगी, नई मशीन की डेप्रिसिएशन भी हुआ करेगी और उसके अलावा सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे जिसकी वजह से कॉस्ट और बढ़ जाएगी। ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकलेंगे ऐसे। इसमें एतराज बताएं। और बजटेड मशीन आवर्स कैसे निकलेंगे? जितने पहले थे उनको 15% बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि लिखा तो है प्रोडक्शन एंड डिमांड 15% बढ़ जाएगी। पॉइंट 3 पहले ही बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है। जी जी। क्या करने के लिए? फिर उसके बाद 32400 को कर दिया। फिर आगे क्या करूं? ये क्या निकला है? आर पर यूनिट। फिर क्या करूं? 19। फिर और ठीक ऐसे करो। और इस सवाल में किसी का कोई सवाल? क्या? लेकिन वो क्या चीज है जो प्लस माइनस करें? नाम लिखने पड़ेंगे ना। ये पिछले साल के आर्स हैं। अगले साल प्रोडक्शन 15% बढ़ जाएगी तो आर्स भी तो 15% बढ़ जाएंगे ना। लेकिन मशीन नई आने से जितने आर्स पहले लगते थे 25% कम लगेंगे, यानी 75% लगेंगे। चार इस्तेमाल होते थे वो भी तो 15% ही बढ़ेंगे ना। पहले 100 यूनिट्स बनते थे, 1000 आर्स लगते थे। अब अगर 115 यूनिट्स बनेंगे तो आर्स भी तो इतने बनेंगे ना। दस घंटे तो 115 के लिए भी तो 10 घंटे ही होंगे ना। ये फिगर मैंने खुद अज्यूम की है। अगर एक यूनिट पे 10 घंटे लगते थे तो इतने आवर्स थे, तो अगर यूनिट 15% बढ़ेंगे तो इंटू 10 आवर्स भी तो 15% ही बढ़ेंगे। ये एक्चुअल प्रॉफिट कैसे पता चला सवाल में? एक्चुअल रिजल्ट से कैलकुलेट किया। सैटरडे को रात FAR 1 की डबल क्लास और संडे को दिन में कॉस की डबल क्लास है। क्या हुआ? FAR 1 सैटरडे को करूंगा क्योंकि जो मैंने कॉस्ट में संडे को पढ़ाना है, अगर आप वो 2-4 दिन लगा के भी कवर कर लेंगे तो खैर है, मैंने वो मंडे को नहीं चाहिए। लेकिन FAR 1 तो कंटिन्यूटी है। क्यों नहीं करेंगे? हैं? क्यों नहीं करेंगे?
हाँ जी, इधर ही इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।